हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बुक 2 का चैप्टर्स 9 to 15 तक के वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 2023 फिजिक्स पेपर्स एग्जामिनेशंस के लिए पार्ट 2 दैट इज वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 है। हिंदी मीडियम में मैंने पहले ही बुक 1 एंड बुक 2 का 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए VVI गेस क्वेश्चंस का वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं, जिसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट्स को सर्च कर वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो के VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? ऑप्शन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी स्कैटरिंग, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी इंटरफेरेंस। करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन पर बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए थिन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.5 लेंस हैज optical power of -5D, that is -5 diopter in air. Its optical power in liquid with refractive index 1.7 will be option A -1D 1 diopter, option B +1 diopter capital D with the symbol of diopter, C -25D that is diopter, option D +25 diopter. Option B is correct, +1 diopter। और इस प्रॉब्लम को इस ऑब्जेक्टिव एक्चुअली यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में है, फॉर्म में है। तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग द लेंस मेकर फार्मूला। P इक्वल टू 1/f इक्वल्स टू n-1 1 upon r1 - 1/r2। तो सॉल्व करने पर चूँकि थिन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसका पावर एयर में -5 डायोप्टर है, निगेटिव पावर है। और जब इस लेंस को उस लिक्विड में इमर्ज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, अधिक है, 1.7 है, तो उस सिचुएशन में लेंस मेकर का फार्मूला का यूज करके लिक्विड में इमर्ज करने पर, लेंस को लिक्विड में इमर्ज करने पर पावर का वैल्यू नियरली +1.1 डायोप्टर ऑब्टेन होगा, +1.1 डायोप्टर ऑब्टेन होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली +1 डायोप्टर के इक्वल है। सो इट इज ऑप्शन बी दैट इज +1 डायोप्टर विल बी द पावर ऑफ दैट लेंस विच इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए बाइकॉन्केव लेंस ऑफ पावर capital P vertically splits into two identical plano-concave parts. The power of each part will be option A 2P, option B P/2, option C capital P, option D P/√2. Correct answer is P/2, option B। ए बाइकॉन्केव लेंस है जिसका दोनों स्फेरिकल सरफेस कॉन्केव है और उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है वर्टिकली, प्लेनो कॉन्केव पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो
इच प्लेनो कॉन्केव पार्ट का पावर ओरिजिनल लेंस का पावर P/2 होगा, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के हेल्प से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 is immersed in a liquid of refractive index μ2. The lens will act as a transparent plane sheet when option A μ1 is equal to μ2, option B μ1 is greater than μ2, option C μ1 is smaller than μ2, option D μ1 is equal to 1/μ2। एक डबल कन्वेक्स लेंस है। डबल कन्वेक्स लेंस का मीनिंग हुआ कि कन्वेक्स लेंस का कन्वेक्स लेंस का दोनों स्फेरिकल सरफेसेस कन्वेक्स है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और उसे एक लिक्विड में इमर्ज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो वह लेंस एक ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट जैसा बिहेव करता है, या ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करता है। और यह कब ऐसा बिहेव करेगा? वह कॉन्वेक्स लेंस प्लेन शीट, ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट या ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट जैसा कब बिहेव करेगा? तो करेक्ट आंसर है μ1 इक्वल टू μ2। μ1 इक्वल टू μ2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब डबल कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जब लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो उस सिचुएशन में वह डबल कन्वेक्स लेंस जब उस लिक्विड में इमर्ज किया जाएगा μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में, और जब उसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 के इक्वल होगा, तो उस सिचुएशन में उस लिक्विड के अंदर डबल कन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट जैसा। बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 MCQ, BBI MCQ number 5. The focal length of the objective of an astronomical telescope is option A equal to that of eyepiece, option B shorter than that of eyepiece, C greater than that of eyepiece, and D 5 times shorter than the eyepiece. किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से लार्ज होता है, बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ऑप्शन ए कैपिटल ए इक्वल्स टू ऑप्शन ए कैपिटल एम इक्वल्स टू सिंबल ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इज कैपिटल एम इज इक्वल टू माइनस L upon FO. FO is the focal length of the objective of the compound microscope, under bracket 1 plus D by FE. Capital D is the least distance of distinct vision, which is 25 centimeter. Option B is capital M equals to minus FO upon L, under bracket 1 plus D upon FE. Option C, capital M is equal to 1 plus D upon FE. Option D, capital M equals to 1 minus D upon FE. Option A is correct. Magnifying power of a compound microscope in the special case when object is very close to the focus of the objective and length of the tube, that is distance between the objective and eyepiece of a compound microscope, will nearly equal to image distance from the objective lens if image distance from the objective lens VO is much greater than the virtual object distance for the eyepiece, that is UV. तो उस स्पेशल केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कैपिटल एम इजकल टू VO रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल एल के द्वारा, एंड यूओ के जगह यूओ रिप्लेस हो जाएगा एफओ के द्वारा, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो
उस सिचुएशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल टू माइनस कैपिटल L अपॉन एफ नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल D अपॉन एफ ई, वेयर स्मॉल एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, कैपिटल D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। साफ साफ देखने की आँख द्वारा, ह्यूमन आई द्वारा साफ साफ देखने की जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर। तो कैपिटल D 25 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कैपिटल M इक्वल्स टू माइनस कैपिटल L अपॉन एफ ओ अंडर ब्रैकेट 1 प्लस D कैपिटल D अपॉन एफ ई, वेयर कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द compound microscope, that is distance between the objective lens and the eyepiece. So option A is correct. Now question number 7, the wave front due to a source at infinity is option A spherical, B cylindrical, C planar and D circular. जब लाइट सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, अनंत दूरी पर होता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होता है, तो उसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, that is wave front due to a source at infinity is planar, that is plane wave front. Wave front से रिलेटेड एक अनदर VVI MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में प्राय पूछा जाता है कि द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस इज, ऑप्शन यही सब होगा, ए स्फेरिकल, बी सिलिंड्रिकल, सी प्लेन एंड डी सर्कुलर। तो करेक्ट आंसर होगा उस सिचुएशन में स्फेरिकल। अगर कोई लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स होता है और वह फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो उस सिचुएशन में वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो इस क्वेश्चन के जगह पर, MCQ के जगह पर अगर उस क्वेश्चन को पूछा जाए तो उसका आंसर होगा स्फेरिकल। लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने चूज किया है वह है कि द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स एट इन्फिनिटी इज, तो उसका आंसर होगा प्लेन वेव फ्रंट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now VVI MCQ number 8, two coherent beams of intensity capital I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are option A 5I and I, B 5I and 3I, C 9I and I, D 9I and 5I. Answer is 9I and I। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इस टाइप का MCQ 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में यूजुअली पूछा जाता है, CBSE 12th बोर्ड में भी एंड 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो का, I max अपॉन I min इक्वल्स टू in terms of amplitudes A1 plus A2 whole square upon A1 minus A2 whole square. But in this question, intensities of two coherent beams are given, capital I and 4I. दो coherent beams हैं, उनकी intensities हैं I and capital I and 4I। इसलिए maximum intensity and minimum intensity का फॉर्मूला में A1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रूट अंडर I1, सिंस एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो वी कैन राइट I max अपॉन I min, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इक्वल्स टू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 in place of A2 amplitude of the second wave, light wave. In place of A2 we can write root under I2. So I max upon I min equals to root under root under I1 in place of A1 plus
रूट अंडर I2 इन प्लेस ऑफ A2 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर हम ऑब्टेन कर सकते हैं रिजल्ट I मैक्स अपॉन I मीन, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो रिजल्ट हमें आएगा I मैक्स इजकल टू न्यूमरेटर में 9I अपॉन I मीन इजकल टू I, देयरफॉर the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are 9I and capital I. ऑप्शन सी इज करेक्ट। संभव है कि इस ढंग का प्रॉब्लम 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाए तो वैल्यूज कोरेंट बीम्स की इंटेंसिटीज का वैल्यू जैसे इस MCQ में कैपिटल I एंड 4I है, तो दूसरा भी हो सकता है 9 एंड 4 भी हो सकता है। तो वैल्यूज को चेंज कर भी MCQ पूछा जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला सेम है I मैक्स अपॉन I मीन इक्वल्स टू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज कर हम इस ढंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला यही यूज करना होगा भले ही वैल्यूज इंटेंसिटीज के डिफरेंट हों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट इन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर। द फ्रिंज विड्थ ऑप्शन ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड डी फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर्स। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है एयर में, उसके बाद इंटायर एपरेटस को पूरे अरेंजमेंट को वाटर में डिप्ट कर दिया जाता है, तो फ्रिंज विड्थ जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वह घटेगी या बढ़ेगी या अनचेंज रहेगी। ऑप्शन डी फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर्स, फ्रिंज पैटर्न ही गायब हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डिक्रीज। फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज व्हेन द इंटायर अरेंजमेंट और इंटायर apparatus of double slit experiment is immersed in water। चूँकि फार्मूला उसके लिए बीटा डैश इजकल टू बीटा डब्लू और बीटा डैश दैट इज फ्रिंज विड्थ इन वाटर इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ इन एयर दैट इज बीटा अपॉन n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज 4/3 और 1.33। तो इसलिए यदि यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को अगर वाटर में इमर्ज कर दिया जाता है, वाटर में डुबो दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में फ्रिंज चौड़ाई का मान घट जाएगा। तो ऑप्शन बी डिक्रीजेज, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट on the screen between two interfering waves is 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity at this point to that at the center of a bright fringe is close to option A 0.80, option B 0.74, option C 0.94 and option D 0.85. Correct option is D 0.85. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस किसी पॉइंट पर स्क्रीन के किसी पॉइंट पर दो इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में 1/8 है ऑफ द वेवलेंथ। दैट इज इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेमडा देन पाथ डिफरेंस इज लेमडा इंटू 1/8 दैट इज लेमडा/8। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इक्वल्स टू I नॉट cos स्क्वायर 5/2 वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस। और यहाँ पर इंटेंसिटी उस पॉइंट पर स्क्रीन के दूसरे पॉइंट पर मालूम करना है कैपिटल I एंड I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो किसी ब्राइट फ्रिंज के सेंटर पर जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा I0 होगा। देयरफॉर वी हैव I
since I capital I is equal to I naught cos square phi by 2, therefore I upon I naught is equal to cos square phi by 2. Now phase difference between two interfering waves which meet at a point on the screen is phi phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference, and here path difference is given lambda by 8. So phi phase difference is equal to 2 pi by lambda multiplied by lambda by 8, that is pi by 4. 2 से 8 कैंसिल होकर 4 होगा तो पाई बाई 4, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 4 हो गया. और फिर फार्मूला में हम इंटेंसिटी का जो फार्मूला है आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो फाई का वैल्यू पाई बाई 4 रख देंगे. तो और नीचे फाई बाई 2 भी है डिनोमिनेटर में, तो पाई बाई 4 इंटू 2 डेट इज पाई बाई 8, डेट इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 8. तो आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.85 ऑब्टेन होगा. तो इस प्रकार यह ऑप्शन डी करेक्ट है, 0.85 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का वैल्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. लाइट ओएज इट्स कलर ड्यू टू इट्स ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, बी वेलोसिटी, सी फेज एंड डी एम्पलीट्यूड. लाइट के कलर रंग का क्या कारण होता है? कारण होता है 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लाइट का कलर का कारण होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. अगर इस एमसीक्यू में वेवलेंथ होता फ्रीक्वेंसी की जगह पर, तो वेवलेंथ करेक्ट आंसर होता है. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस? ऑप्शन ए नियर साइटेडनेस और मायोपिया, बी फार साइटेडनेस, सी प्रेसबायोपिया एंड डी एस्टिग्मैटिज्म. करेक्ट आंसर इज फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस इज रिमूव्ड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस. आई डिफेक्ट्स रिलेटेड अदर एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं. यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर नियर साइटेडनेस होता या कॉन्केव लेंस होता, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय कॉन्केव लेंस? तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर नियर साइटेडनेस होता और मायोपिया. मायोपिया और नियर साइटेडनेस रिमूव्ड होता है कॉन्केव लेंस के यूज से, जबकि इस प्रश्न में, इस एमसीक्यू में आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इज फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया. एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस के यूज से, जबकि प्रेस बायोपिया और ओल्ड साइटेडनेस को यूज किया जाता है, को रिमूव किया जाता है बाईफोकल लेंथ बाईफोकल लेंस का यूज से, बाईफोकल लेंस का यूज करके प्रेस बायोपिया को रिमूव किया जाता है. तो इस प्रकार मैंने ऑल 4 ह्यूमन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए यूज किए जाने वाले लेंस के बारे में जानकारी दिया, जबकि इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में सही आंसर होगा फार साइटेडनेस. कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू रिमूव फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज ऑप्शन ए इन्फिनिटी, बी 0, सी 100 cm, डी 10 cm. करेक्ट आंसर इज 0. ऑप्शन बी इज करेक्ट. पैरेलल साइडेड और प्लेन ग्लास स्लैब, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब और प्लेन ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, इसलिए पावर पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का P इक्वल टू 1/f, पावर इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ, देयरफॉर P इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी, तो 1/infinity दैट इज 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू ऑप्शन ए अंडर ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाई ए, ऑप्शन बी म्यू वी माइनस म्यू आर, ऑप्शन सी म्यू वी प्लस म्यू आर,
Option D, mu v plus mu r into A, where A, capital A is the prism angle of the prism, refracting angle of the prism. Mu v is the refractive index of the prism material for violet light. Mu r is the refractive index of the prism material, that is glass, for red light. So out of four options, correct option is A, mu v minus mu r into A. Angular dispersion is equal to delta v minus delta r, that is difference of deviations suffered by two extreme rays, that is violet and red light, that is delta v minus delta r, and in terms of refractive index it is mu v minus mu r into capital A. Mu v minus mu r, bracket closed, multiplied by capital A. Now question number 15, very important MCQ. The rest mass of a photon is option A 0, option B infinite, C 9 into 1 into 10 to power minus 31 kg, D none of these. Correct answer is 0, option A is correct. Rest mass of a photon is 0. फोटोन का जो कि लाइट पार्टिकल्स है, रेस्ट मास 0 होता है. Now question number 16. Which one of the following has maximum refractive index? Option A glass, option B water, option C iron, option C diamond. Correct answer is diamond. Option D is correct. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, नियरली 2.42. क्वेश्चन नंबर 17. द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The threshold wavelength for this metal surface is option A 4125 angstrom, B 2062.5 angstrom, C 3000 angstrom, D 6000 angstrom. Correct answer is 3000 angstrom. Option C is correct. Threshold wavelength for the given metal surface is given by lambda 0 is equal to hc upon phi naught, that is hc upon work function. H is Planck constant, c is speed of light, and phi 0 or w is the work function, which is given 4.14 electron volt. This value of work function, that is 4.14 electron volt, is to be converted into joule by multiplying 4.14 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Since 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, therefore 4.14 electron volt is equal to 4.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Therefore, using the formula for threshold wavelength, lambda is equal to hc upon phi naught, we will obtain the value of threshold wavelength for the given metal surface is 3000 angstrom. The value of Planck constant H is 6.63 into 10 to the power minus 34 joules second Js, and the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा 0 इक्वल टू hc अपॉन फाई नॉट का यूज कर. फाई नॉट का वैल्यू दिया है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे कन्वर्ट कर लेंगे जूल में. 4.14 में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल मल्टीप्लाई करके तो ये जूल में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू. और कैलकुलेशन के बाद हम wavelength 3000 angstrom threshold wavelength for the given metal, that is option C is correct. Question number 18. The source of solar energy is option A nuclear fusion, B chemical reaction, C annihilation of elementary particles, D nuclear fusion. सोलर एनर्जी सन या सन का एनर्जी का स्रोत होता है, सोर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूजन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question 19. Which of the following series of hydrogen spectrum lies in visible region? A. Lyman series, B. Balmer series, C. Paschen series, D. Brackett series.
आंसर इज बामर सीरीज। बामर सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में पाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन होता है जिसमें वायलेट से लेकर के रेड लाइट तक के 7 कलर्स या 7 लाइट रेडिएशंस उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बामर सीरीज होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में पाया जाता है। सो आंसर इज बामर सीरीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जबकि अल्ट्रावायलेट रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन सीरीज वह अल्ट्रावायलेट रीजन में पाया जाता है। बाकी अदर 3 सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, ऑप्शन ए फोटॉन्स, बी प्रोटॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन्स, डी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। Question number 21, 1 AMU, 1 atomic mass unit is equal to, option A 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, option B 1.66 into 10 to the power 27 kg, option C 1.66 into 10 to the power minus 31 kg, and option D 1.6 into 10 to the power minus 19 kg. Option A is correct. 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Now question number 22, very important MCQ. 2 spherical nuclei have mass numbers 216, that is 216 and 64 with their radii R1, capital R1 and capital R2 respectively. The ratio R1 upon R2 is equal to, option A 3:2, option B 1:3, C 1:2 and D 2:3. Correct answer is 3:2. Option A is correct because nuclear radii is related to mass number by the relation R equals to R naught a to the power 1 by 3. So we have R1 by R2, that is the ratio of 2 nuclear radii will be R1 upon R2 is equal to A1 upon A2 to the power 1 by 3. So 216 is 6 to the power q and 64 is 4 to the power q, that is 6 upon 4 to the power whole q and over power 1 by 3. So R1 by R2 is equal to 6 by 4, after cancellation 3 by 2. So R1 upon R2, the ratio of 2 nuclear radii is equal to 3, is of the ratio 3:2, that is R1 by R2 is equal to 3 by 2 answer. So option A is correct. Question 23, the kinetic energy of a proton and that of an alpha particle are 4 electron volt and 1 electron volt respectively. The ratio of the de Broglie wavelength associated with them will be, option A 2:1, option B 1:1, option C 1:2, that is 1:2, and D 4:1 or 4 by 1. Option B is correct, 1:1. काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का दिया हुआ है इस MCQ में। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड अल्फा पार्टिकल का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो de Broglie वेवलेंथ का रेशियो प्रोटॉन के लिए एंड अल्फा पार्टिकल के लिए, दैट इज लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा will be equal to 1:1 upon 1 because de Broglie wavelength is inversely proportional to root under mk, that is lambda varies as 1 upon root under a small m into k, where k is the kinetic energy and a small m is the mass of the particle. So we will obtain this result 1:1 upon 1, that is the ratio of the de Broglie wavelength associated with proton and that of an alpha particle will be equal to 1:1, 1 upon 1. Question number 24, very important MCQ.
majority charge carriers in p-type semiconductors are option A electrons, option B holes, option C photons, option C protons. ऑप्शन सी इज करेक्ट, होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, होल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होता है। अगर इसमें इस क्वेश्चन की जगह अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, तो उसमें आंसर होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत अधिक होता है, जबकि प्रोटॉन्स का नंबर काफ़ी कम, होल्स का दैट इज होल्स का नंबर, एंड होल्स का नंबर बहुत कम होता है। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो उस प्रश्न को भी, उस एमसीक्यू को भी 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, एंड ऑल्सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। Question number 25. In Bohr's model of an atom, which of the following is an integral multiple of h upon 2 pi? Option A kinetic energy, option B radius of an atom, option C potential energy, option D angular momentum. Option D is correct. In Bohr's model of an atom, one of the postulates of Bohr atomic model is angular momentum of a revolving electron about the positively charged nucleus is equal to integral multiple of h upon 2 pi, that is MVR is equal to, MVR is the angular momentum of the revolving electron, is equal to integral multiple of h by 2 pi, that is n into h by 2 pi. So angular momentum is the correct answer. Option D is correct. Now VBI MCQ number 26. In Young's double slit experiment, if the monochromatic source of yellow light is replaced by red light, the fringe width symbol is beta. Option A increases, B decreases, option C remains unchanged, option D disappears. Option A is correct, increases. यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज किया जाता है, तो येलो लाइट के जगह पर येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया जाए अगर रेड लाइट से, तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगा। क्योंकि फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन होता है बीटा इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दैट इज बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, lambda is the wavelength of light, capital D is the distance of the screen from the monochromatic light source or two coherent sources, and the small d is the distance between two slits or two coherent sources S1 and S2. तो यहाँ पर क्लियर देखा जा सकता है कि फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन है बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट, चूँकि डी स्मॉल डी या 2d डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट्स, वह दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो केवल लेमडा को चेंज किया जा रहा है। तो बीटा फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, सिंस रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है येलो लाइट से, इसलिए अगर येलो लाइट की जगह पर येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया जाएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रेड लाइट से, तो फ्रिंज लेमडा का वैल्यू बढ़ जाएगा, और बीटा फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, वेवलेंथ है, इसलिए फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस फार्मूला को बीटा इजकल टू लेमडा, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बीटा इजकल टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी को इस फार्मूला से रिलेटेड भी एमसीक्यू यूजुअली 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है। 4 ऑप्शंस होगा, उसमें से यह ऑप्शन बीटा इजकल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी यह करेक्ट है। इसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स while an electron is revolving in an orbit? Option A, T varies as 1 by n square, B, T varies as
n square, a small n square. C, t varies as n to the power q. And option 4, t varies as 1 upon n. Option C is correct. Capital T varies as nq. Time period of revolution of an electron about the positively charged nucleus is directly proportional to q power of the orbit number. होता है that is t, capital T, time period of the revolving electron about the positively charged nucleus is directly proportional to q power of the number of orbits. N is the number of orbits. So T, capital T varies as nq. Option C is correct. T varies as nq. Question number 28. In Bohr's model of hydrogen atom, the total energy of the electron in nth discrete orbit is proportional to option A, n, a small n, which is the orbit number. Option B, 1 by n. Option C, n square, and option D, 1 by n square. Option D is correct. That is En, energy of the nth discrete orbit of hydrogen atom in Bohr model is directly proportional to 1 by n square, because we know the energy expression for nth circular orbit of H atom in Bohr model is En is equal to -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस फॉर्मूला से क्लियर है कि En जो है nth डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी H एटम में वह n स्क्वायर चूंकि डिनोमिनेटर में है तो n स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29, very important MCQ. A piece of copper and another of germanium are cooled from temperature T1 Kelvin to T2 Kelvin. The resistance of option A, each of these decreases. B, copper piece increases and that of germanium decreases. C, copper piece decreases and that of germanium increases. D, each will increase. Option C is correct. Resistance of copper piece decreases and that of germanium increases. कॉपर कंडक्टर है एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो दोनों को कूल किया गया है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 केल्विन से T2 केल्विन तक कूल किया गया है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया गया है. तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस घटता है. जबकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से घटता है, जबकि टेम्परेचर घटने से बढ़ता है. दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, बट दैट ऑफ सेमीकंडक्टर decreases with increase in temperature. So if temperature is lowered from T1 Kelvin to T2 Kelvin, resistance of copper, which is a conductor, decreases, while that of germanium, which is a semiconductor, increases, because resistance of a semiconductor increases with decrease in temperature, while that of a conductor resistance decreases with decrease in temperature. So resistance of copper piece decreases and that of germanium increases when both copper and germanium are cooled, that is temperature is lowered from T1 Kelvin to T2 Kelvin. Option C is correct. Very, very important MCQ. Now question number 30. Which of the following is not a fundamental particle? Option A, neutron. Option B, proton. Option C, alpha particle. Option D, electron. Correct option is C, alpha particle. Alpha particle is not a fundamental particle, while proton, neutron and electron are fundamental particles. But question is, which of the following is not a fundamental particle? So option C, alpha particle is not a fundamental particle. Now question number 31. Which of the following is correct for
फंडामेंटल गेट, ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी एंड गेट कॉमा और गेट कॉमा नॉट गेट, ऑप्शन बी एंड और, ऑप्शन सी नैंड एंड नॉर, ऑप्शन डी और एंड नॉट। क्वेश्चन है या एमसीक्यू है कि निम्न में से कौन सा, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल गेट के लिए करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड और एंड नॉट। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट को बेसिक और फंडामेंटल गेट्स कहा जाता है। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट आर नोन एज फंडामेंटल गेट्स। So option A is correct. And, or and not are fundamental gates. Question number 32. Boolean expression for NOR gate is option A plus B, that is A or B is equal to Y. B, A and B, that is A into B bar is equal to Y. A and B, that is A dot or into B is equal to Y. And D, A or B bar over bar equals to Y, that is A plus B over bar. So correct option is D. Boolean expression for NOR gate is A और B over bar is equal to Y, जिसे लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है A plus B over bar is equal to Y, लेकिन एक्चुअली A plus B नहीं है, A और B ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है A और B over bar is equal to Y. So it is this option D represents the Boolean expression for NOR gate. Question number 33. Binary equivalent of decimal number 25 is option A under bracket 1100 base 2, option B 1001 base 2, option C 11001 base 2, and option D 11101 base 2. Option C is correct, 11001 base 2 decimal number 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, जिसे 2 से 25 में लास्ट तक डिवाइड कर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। So binary equivalent of decimal number 25 is under bracket 11001 base 2. Now question number 34. The modulation index mu or m small m suffix a ma. Symbol of modulation index is mu or ma. In amplitude modulation, option A is always 0, B lies between 0 and 1, C lies between 1 and infinity, and D, option D, can never exceed 0.5. Option B is correct, lies between modulation index ma और mu lies between 0 and 1. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट एमसीक्यू, BVI, which is the frequency range for TV broadcasting? Option A 30 to 300 Hz, B option B 30 to 300 kilohertz, C 30 to 300 megahertz, and option D 30 to 300 gigahertz. Option C is correct, that is 30 to 300 megahertz. टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज सुटेबल है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इस एमसीक्यू के साथ ही, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू था। इसके साथ ही यह वीडियो पूरा होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स फॉर CBSE 12th बोर्ड एंड ऑल 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बुक 2 चैप्टर 9 से चैप्टर 15 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया गया, जो कि CBSE 12th बोर्ड के लिए तथा ऑल 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने CBSE बोर्ड 12th बोर्ड एंड 12th स्टेट बोर्ड्स दोनों के क्वेश्चन पैटर्न से यह वीडियो तैयार किया है। 12th CBSE 12th बोर्ड में चैप्टर 14 का लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर एंड चैप्टर 15 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि 12th स्टेट बोर्ड्स में चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक ऑल चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 30 के बाद, माने क्वेश्चन 31 से 35 तक के क्वेश्चंस
लॉजिक गेट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर 15 एंड चैप्टर 14 का लॉजिक गेट पार्ट एंड मॉड्यूलेशन, लॉजिक गेट पार्ट, लॉजिक गेट्स पार्ट एंड डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 31 to 35 तक के क्वेश्चन, मतलब 1 से 35 तक के क्वेश्चन 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, जबकि सीबीएसई 12th बोर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।